Hello friend, how are you all? Myself Nazia, welcome my channel. क्लास 11 पॉलिटी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर चल रहा था। ये पहला चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंक्शन के बारे में देखा था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हम फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, जो अनडिवाइडेड इंडिया ने बनाया था। अनडिवाइडेड मीन पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे। सो उसे हम अनडिवाइडेड इंडिया टर्म से यूज कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं। इसकी सबसे फर्स्ट पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद ये रीअसेंबल हुआ 14 अगस्त 1947 को। रीअसेंबल क्यों हुआ फ्रेंड? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट सिटिंग हुई थी तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मेंबर शामिल थे असेंबली में, लेकिन जब रीअसेंबल हुआ तो 14 अगस्त 1947 में सिर्फ इंडिया के ही मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर किस तरीके से सेलेक्ट किए गए थे? सो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हुए थे, उन्हें चुना गया था by the members of the provisional legislature assembly. So as provisional legislature assembly के मेंबर ने इन्हें इलेक्ट किया था, और इस provisional legislature assembly को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने स्टेबलाइज किया था, और इसी के तहत प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली का स्टार्ट हुआ था या बनाया गया था। So the Constitution Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission. So जो हमारा Constitution Assembly फॉर्म होने का बेसिस क्या है फ्रेंड, कि जो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कमिटी सेंड किया था इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं, और उनके रिकमेंडेशन पर के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ था। सो इस मिशन के कुछ प्लान थे, उसे देख लेते हैं। नंबर 1, हर प्रोविंस पर उनकी आबादी मतलब उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनके सीट एलोकेट किए गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहां से एक मेंबर प्रेजेंट आएंगे असेंबली में। अगर 1 करोड़ है तो वहां से 10 मेंबर होंगे। तो इस हिसाब से टोटल 292 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे प्रोविंस से, और 93 सीट जो था प्रिंसली स्टेट के लिए एलोकेट किया गया था। सेकेंड ये है कि हर प्रोविंस में जितने सीट्स थे उन्हें 3 कमिटी में डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम, सिख एंड जनरल, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से सीट को दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। थर्ड, member of each community in the provisional legislature assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. देखिए प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली में अलग अलग तरीके के अलग अलग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे। वो जो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा, और मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक मेथड यूज किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड के थ्रू उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा था, सेंड किया था। सो फोर्थ नंबर पॉइंट, the method of selection in the case of representative of princely state was to determine by consultations. princely state में जो भी राजा लोग होंगे उनसे क्या होगा, उनसे सलाह कर लिया जाएगा, बातचीत कर ली जाएगी, उनसे पूछ लिया जाएगा कि वो किसको भेजना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सो ओवरऑल इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर का सिलेक्शन हुआ था। सो नेक्स्ट है कंपोजिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन 3 जून 1947 के प्लान के थ्रू हुआ था। तो इससे पहले, इस प्लान से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ था, और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ था, जितने मेंबर पाकिस्तान के थे तो वो पाकिस्तान चले गए, और इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर की क्वांटिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी।
ये मेंबर रिड्यूस होकर के इनकी क्वांटिटी 299 मेंबर हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। पहले कुछ 292 प्रोविंसेस थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, इस तरीके से थे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वो रिड्यूस हो गया और 299 हो गया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 में। 24 जनवरी 1950 में सारे मेंबर ने साइन किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया। और ऐसे पूरे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे। 299 में से सिर्फ 284 मेंबर ही प्रेजेंट थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को पास हुआ। सो फ्रेंड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन का इफेक्ट भी था, प्रेशर भी था। लेकिन इनके बावजूद भी क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस का एक न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप कमिटी था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी माइनॉरिटीज है वो सिक्योर रहेंगे, सारी रिलीजियस आइडेंटिटी को सेव रखा जाएगा और रिलीजन से अकॉर्डिंग हम किसी को भी सिटीजनशिप नहीं देंगे। सो अगर हम देखते हैं फ्रेंड, तो हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हुआ था, मतलब पास हुआ था। इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की कोशिश की गई। अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर थे वो अलग अलग रिलीजियन से थे। इवन शेड्यूल कास्ट के भी मेंबर उनमें थे, शेड्यूल कास्ट के 28 मेंबर भी थे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें मेंबर प्रेजेंट थे। और वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 82% सीट एलोकेट था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके उनका ओपिनियन को समझ करके काम किया, साथ में मिल करके। सो नेक्स्ट है फ्रेंड द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी। हमने ये देखा, मतलब हर सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में मौजूद थे। लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से ही एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अथॉरिटी नहीं बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अथॉरिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम करता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर्स अपनाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के और उनके ओपिनियन को कितना वैल्यू दे रहे हैं। सो it is equally important that they participate not only as a representative of their own identity or community। क्या है ना फ्रेंड, जब अलग अलग कम्युनिटी के या रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर असेंबली में आते हैं तो अपने अपने कमिटी के मतलब प्रॉफिट को, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करोगे, हर सेक्शन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऐसा प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो उनकी कम्युनिटी के लिए फायदा हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अगर आप पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ उसके बेनिफिट्स के लिए नहीं सोचोगे, ये रॉन्ग है फ्रेंड। आपका वर्क जो होगा पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना होगा, ऐसा सोचना होगा कि आप पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट्स के लिए बात करो। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर सिर्फ अपने फायदे के लिए बात नहीं की, बल्कि वो पूरे देश के लिए की भलाई के लिए उन्होंने बात की थी और यही काम उन्होंने किया भी था। और जरूरी है कि उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस भी हुए होंगे और इन डिफरेंसेस के दरमियान काफी ज्यादा स्ट्रांग डिबेट भी हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या इंडिया को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। एक स्टेट और सेंटर के दरमियान क्या रिलेशन रहना चाहिए? व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की क्या पावर होनी चाहिए? और नेक्स्ट है, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो इन सारे टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिबेट हुआ और कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एग्री नहीं हुए, क्योंकि उन्हें का साथ में ही काम करना होता था, सो एग्री होना पड़ता था।
इस तरीके से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत ज्यादा हेल्दी डिबेट हुआ था. But only one provision of the Constitution was passed without virtually any debate: the introduction of universal suffrage, meaning that all citizens reaching a certain age will be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender और income. देखिए, सारे प्रोविंसन में से सिर्फ एक प्रोविजन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिना किसी डिबेट के पास हो गया था, जैसे कि वोट देना. क्यों? मतलब यूनिवर्सल सफरेज का मतलब कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो जो 18 साल जिनकी एज हो गई है वो उन्हें वोट देने का राइट, वो किसी भी बेस पर हो, ताकि वो रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी कास्ट से, कोई भी एजुकेशन या कोई भी जेंडर या उनकी इनकम, बस वो 18 साल के हैं तो उन्हें वोट देने का राइट्स है, उन्हें हक है वोट देने का. बात ये है फ्रेंड कि सारे टॉपिक में से सिर्फ यूनिवर्सल सफरेज वाले टॉपिक पर डिबेट नहीं हुआ, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सारे मेंबर ने इस चीज पर एग्री हुए. वो इससे क्या प्रूव होता है फ्रेंड कि डेमोक्रेटिक कमिटमेंट असेंबली का. कोई भी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सिटीजनशिप के पास एक पावर होना चाहिए कि कौन इसे रूल होने चाहिए, ये डिसाइड करने का पावर. और ये कैसे मिलेगा? जब उनको वोटिंग देने का पावर होगा. सो इररेस्पेक्टिव बेसिस, जैसे रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन पर 18 साल के जो हो गए उन्हें वोट देने का राइट है, और इस टॉपिक पर कोई डिबेट भी नहीं है. तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, असेंबली का डेमोक्रेटिक कमिटमेंट कितना स्ट्रांग था. सो फ्रेंड, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रो इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंगेज इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो थे वो पब्लिक रीजन में इंगेज हुए थे. क्या होता है फ्रेंड पब्लिक रीजन, क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे. वो अपनी कमेटी के लिए भी बात करेंगे ना. अगर वो प्रेजेंट है, अपनी किसी बिलोंग करे वो कम्युनिटी से, तो वो उस कम्युनिटी के फायदे के लिए भी बात करेंगे, और अपनी कम्युनिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन होना चाहिए. तो वो डिमांड करते थे इस तरीके से. तो उनका इस तरीके से उनका क्या था, डिमांड था. पर जब वो एक पार्टिकुलर कमेटी के लिए डिमांड करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन भी उन्हें बताना जरूरी होगा, क्योंकि इस तरीके का प्रोविजन क्यों करवाना चाहते हैं वो. मेंबर जिसने ऐसा डिमांड रखा है उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा और पूरे सदर को कन्विंस करना होगा कि ऐसे करने से देश के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. इसे पब्लिक रीजन बोलते हैं फ्रेंड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर आर्टिकल के हर एक क्लॉज के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिबेट हुआ था, हर एक का स्क्रूटनी हुआ था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक एक क्लॉज के ऊपर अपने अपना व्यू दे रहा था ना, तो उसका जस्टिफिकेशन भी देना था, तो और वो दे रहे थे. इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हेल्दी डिबेट और डेलिब्रेशन हुआ, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है ना, वो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैप्टर है, जिसे फ्रेंच अमेरिकन रिवोल्यूशन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है. आप यहाँ पे एक साइड में फोटो है, आप देख सकते हो, ये 26 नवंबर 1949 की पिक्चर्स हैं. इसमें प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ग्रेट कर रहे हैं, और उनकी तारीफ करते हुए वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिसीजन था डॉक्टर अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाने का, वो बहुत सही प्रूफ किया. उन्होंने अपने काम को बहुत ज्यादा लगन के साथ किया, और साथ में राजेंद्र प्रसाद जितनी भी और भी कमेटी बने थे, उनमें जितने भी मेंबर थे, उन सब के वर्क को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया. वैसे फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिर्फ एक कमेटी नहीं बना था, बहुत सारा कमेटी बना था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. नेक्स्ट फ्रेंड, प्रोसीजर्स है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे कमेटी थे, और इसमें 8 मेजर कमेटी थे, और इस कमेटी को जो
चेयर करते थे। उनमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर चेयर करते थे इस कमेटी को। अब सारे लीडर्स आपस में क्रिटिसाइज भी करते थे क्योंकि इनका व्यू हमेशा एक नहीं होता था और इसमें हेल्दी डिबेट होता रहता था। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के क्रिटिक थे। वो हमेशा गांधी जी को क्रिटिक करते थे कि वो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ इनफ नहीं कर रहे हैं। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे इश्यूज पर डिसएग्री हुए थे, उनके व्यू हमेशा अलग होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मिल करके एक साथ काम करते थे। देखिए हर एक कमेटी का काम ये था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविजन बनाना, कोई फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोविजन बनाना। सो हर कमेटी का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविजन बनाना, उसके बाद उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पुट ऑफ करना और उस पर डिबेट करना। सो फ्रेंड, आज की तरह जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रोविजन होता है उस तरीके से नहीं होता था। इससे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रोविजन आता था तो उसकी हर एक एक पॉइंट पर डिबेट होता था और वो डिबेट हेल्दी डिबेट होता था। देखिए बहस करने से तो काम नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा और इसका आपको डिसीजन लेने होगा। और जब बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल पाता था तो उस पर वोट होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी और दूसरे पार्टी नहीं मान रहे तो ऐसे केसेस में क्या होता था, वोटिंग होता था। सो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 160 डेज असेंबल हुआ और इसको 2 years 11 months तक ये मीटिंग चलता रहा और सारा सेशंस जो था प्रेस और पब्लिक के लिए ओपन था। सो दैट्स इट। होप you will like all the videos. If you like, please do like, share and subscribe. Thank you.